तो आज दुनिया की नजरें अमेरिका पर टिकी हुई हैं। क्या ट्रंप का प्लान जंग भड़काने वाला है? आज ट्रंप की नेटो चीफ रूटे के साथ वॉशिंगटन में बड़ी बैठक है और कहा जा रहा है कि इस बैठक में डोनाल्ड ट्रंप बड़ा फैसला कर सकते हैं। जी हां, जिससे जंग और तेज हो सकती है। उधर यूक्रेन की तरफ से आपको बता दें कि स्पाइडर वेब 2.0 ऑपरेशन के डर से रूस ने प्लान अंडरग्राउंड बनाया है। पिछले कुछ दिनों में पुतिन ने यूक्रेन पर कई घातक हमले किए हैं। पुतिन के इस अंदाज से ट्रंप काफी खफा हैं और अब तक जो ट्रंप सीजफायर की बात कर रहे थे वो अब नए समीकरणों को जन्म देने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो बड़ी खबर है, आज नेटो चीफ के साथ ट्रंप की बैठक होने वाली है। ट्रंप और मार्क रूटे के बीच अहम मुलाकात होगी। आज कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं ट्रंप। रूस यूक्रेन के बीच जंग और भड़क सकती है। तो आज की बड़ी बैठक में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है ट्रंप की ओर से। इस मुलाकात पर दुनिया की नजर है। नेटो और ट्रंप के साथ, यानी अमेरिका और ट्रंप की अमेरिका और नेटो की क्या बातचीत होती है, क्या रणनीति बनती है, इस पर फैसला लिया जाना है। देखिए, बैठक कहाँ है आपको बताने जा रहे हैं। ये बैठक है वॉशिंगटन डीसी में। मीटिंग में कौन कौन शामिल हो रहा है? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शामिल हो रहे हैं, नेटो चीफ मार्क रूटे शामिल हो रहे हैं, विदेश मंत्री मार्को रूबियो होंगे, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ होंगे। बैठक के मुद्दे क्या हैं? युद्ध में आगे की रणनीति पर विचार होगा, यूक्रेन को विध्वंसक हथियार देने पर विचार होगा, रूस के खिलाफ प्रतिबंध पर और यूरोप की भागीदारी पर। ये 4 बड़े मुद्दे हैं जो बैठक में छाए रह सकते हैं। तो इस बैठक पर सबकी नजरें हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देने का ऐलान भी बैठक के तहत हो सकता है। यूक्रेन को फिर लॉन्ग रेंज हथियार मिल सकता है। यूक्रेन को एटैकम्स फिर मिल सकता है। तो लॉन्ग रेंज हथियार मिलने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है। एटैकम्स फिर से मिल सकता है। कुछ दिन पहले बात सामने आई थी कि यूक्रेन का जखीरा खत्म हो रहा है और ऐसे में क्या मार्क रूटे के साथ जो बैठक होगी ट्रंप की, इस बैठक में बड़ा फैसला होगा। तो ट्रंप क्या बड़ा ऐलान करेंगे? यूक्रेन को विनाशक हथियार देंगे। यूक्रेन को हथियार देने पर बड़ा ऐलान मुमकिन है। यूक्रेन को फिर लॉन्ग रेंज हथियार मिल सकता है। आज लॉन्ग रेंज पर बड़ी घोषणा हो सकती है। यूक्रेन को एटैकम्स फिर मिल सकता है। इसके अलावा अन्य विध्वंसक मिसाइलें देने पर भी विचार हो रहा है। विनाशक हथियार क्यों? यूक्रेन के पास हथियारों की कमी है। रूसी हमले का बचाव मुश्किल हो रहा है। अब रूस पर यूक्रेन के कम हमले हो रहे हैं। तो ऐसे में अभी यूक्रेन अपनी तैयारियों को धार देना चाहता है और इसीलिए ये बड़ा फैसला लिया जा सकता है। अब देखना होगा कि नेटो के साथ इस बैठक में अमेरिका क्या फैसला लेता है। और देखिए, जंग में अमेरिका की एंट्री होगी क्या? रूस यूक्रेन में महाविध्वंस तय है। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार मिलने पर जंग में एक नया मोड़ आ सकता है। यूक्रेन फिर से रूस के अंदर बड़ा हमला कर सकेगा। एटैकम्स की रेंज आपको बता दें 300 किलोमीटर से ज्यादा होती है। मॉस्को समेत कई शहरों तक लॉन्ग रेंज की पहुंच होती है। लॉन्ग रेंज मिलने से पुतिन अमेरिका से नाराज होंगे। और इसके अलावा आपको बता दें कि नतीजा क्या होगा। नतीजा ये होगा कि यूक्रेन में रूस के हमले और तेज हो जाएंगे। राजधानी कीव पर बड़े हमले मुमकिन हैं। अमेरिका और रूस में तनाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। नेटो देशों को लेकर रूस बड़ा फैसला भी कर सकता है, यानी जो खाई है वो रूस और नेटो देशों के बीच में और ज्यादा आ जाएगी। यूक्रेन पर रूस के भीषण हमले जारी हैं। इस दौरान रूस ने नए टारगेट भी फिक्स कर लिए हैं। पेंटागन में खलबली मची हुई है क्योंकि यूक्रेन संघार के बाद रूस रुकेगा नहीं। पुतिन ने रूस के विस्तार का प्लान बना लिया है। अभी तक ये टॉप सीक्रेट है कि यूक्रेन के खात्मे के बाद रूस किस देश पर हमला करेगा। खतरे को भांपते हुए नेटो ने बाल्टिक सागर में तैनाती बढ़ा दी है। दूसरी तरफ रूस ने भी अपने न्यूक्लियर बेस कैलिनिनग्राद को वॉर रेडी कर दिया है। इससे बाल्टिक सागर में रूस और नेटो के टकराव के आसार और ज्यादा बढ़ गए हैं, जो कभी भी युद्ध में बदल सकता है। तो ये पूरा प्लान है रूस का जो आगे बढ़ सकता है।
ट्रंप के यू टर्न से साबित हो गया है कि युद्ध विराम की कोशिश एक झांसा थी। ट्रंप के यूक्रेन को सैन्य मदद से साबित हो गया कि अमेरिका ने रूस को धोखा दिया। ज़ेलेंस्की ट्रंप की सीक्रेट मुलाकात से साबित हो गया यूरोप में कुछ बड़ा होने वाला है। एटमी युद्ध का अलार्म बज चुका है। अब कभी भी पुतिन का प्रतिशोध सामने आ सकता है। यूक्रेन के खात्मे के लिए पुतिन दो विकल्प आजमा सकते हैं। पहला विकल्प टैक्टिकल एटमी हथियारों का इस्तेमाल और दूसरा विकल्प है ज़ेलेंस्की को सरेंडर का आखिरी मौका। अब यह ज़ेलेंस्की को तय करता है कि वो कौन सा रास्ता यूक्रेन को बचाने के लिए चुनते हैं। खबर आ रही है कि पुतिन ने नया ब्लूप्रिंट बनाकर यूक्रेन के खात्मे का वक्त भी तय कर दिया। दरअसल पुतिन का गुस्सा नाटो देशों के यूक्रेन को बड़ी सैन्य मदद के ऐलान के बाद फूटा, जिसमें ट्रंप ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई के लिए कहा। दूसरी तरफ पेट्रियट डिफेंस सिस्टम भेजने की प्लानिंग है, जबकि जर्मनी भी टैंक और गोला बारूद की बड़ी खेप भेज रहा है और ब्रिटेन फ्रांस पहले ही स्टॉर्म और स्कैल्प मिसाइल भेज रहे हैं। हथियारों की सप्लाई संकेत दे रही है कि अब नाटो फ्रंट लाइन पर आकर रूस से टकराने को तैयार है, क्योंकि पुतिन यूक्रेन के बाद दूसरे देशों पर हमला जरूर करेंगे। ब्रिटेन की तरफ से नाटो को आगाह किया है। अमेरिका के बदले रुख को देखते हुए रूस बड़े हमले करेगा। एक बार यूक्रेन का खात्मा हो गया तो पुतिन की सेना लौटेगी नहीं, बल्कि वो आगे बढ़ेगी। यानी यह तस्वीर साफ हो चुकी है कि पुतिन के अगले टारगेट फिक्स है। यानी अब उन्हें तय करना होगा कि यूक्रेन के बाद अगला हमला बाल्टिक देशों पर करें या फिर नॉर्डिक देशों पर। ब्रिटेन और जर्मनी की धमकी के बाद बाल्टिक देश दहशत में आ गए। सभी अपनी सुरक्षा बढ़ा रहे हैं। खासतौर से बाल्टिक सागर की तरफ नाटो शिप तैनात किए जा रहे हैं और नॉर्डिक देश अपनी रूस से लगती सरहद को पूरी तरह ब्लॉक कर रहे हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस को यूक्रेन से फिर बड़े ड्रोन अटैक का डर है। रूस ने कई एयरबेसेस पर बंकर बनवाए हैं। 10 मिट्टी से ढके किलेबंद बंकर बनाए गए हैं। 12 कंक्रीट बंकर, 8 हैंगर स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। स्पाइडर वेब 2.0 से बचने के लिए ये बंकर बनाए गए हैं। तो साकी एयरबेस पर बंकर बनाए गए हैं। इसके अलावा खालिनो एयरबेस पर भी बंकर बनाए गए हैं। आपको बताते हैं, रूस का प्लान अंडरग्राउंड है। दरअसल स्पाइडर वेब 2.0 का डर है। 14 एयरबेस पर विमानों के लिए बंकर बनाए जा रहे हैं और सामरिक बम वर्षा विमानों को दूर शिफ्ट किया जा रहा है। क्रीमिया, बेलाया या फिर डियालग्लेवो, इवानोवो, एलेनिया में बंकर बनाए गए हैं। रूस की रणनीति क्या है, ये समझिए। सैन्य संपत्तियों की सुरक्षा रणनीति है। रक्षा प्रणाली में बदलाव, यूक्रेनी ड्रोन अटैक से बचाव, आक्रामक जवाबी कार्रवाई, ये रणनीति बनाने की कवायद है। वहीं पुतिन को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। राष्ट्रपति पुतिन से बहुत नाराज हूं, ये ट्रंप का कहना है। वो कहते हैं और करते कुछ है, कहते कुछ है और करते कुछ है, ये ट्रंप की ओर से कहा गया है। पुतिन अच्छी शर्त, अच्छी बातें करते हैं और रात में बम बरसाते हैं। और आपको बता दें कि नाराज किस तरह से हैं ट्रंप और मायने क्या है इस नाराजगी के, ये बताने जा रहे हैं। ट्रंप को लगा पुतिन बातचीत की टेबल पर आएंगे, पुतिन जंग रोककर शांति प्रस्ताव पर बात करेंगे। ट्रंप ने युद्ध को जल्द खत्म करने पर जोर दिया है। अब हुआ क्या, आपको बताते हैं। पुतिन ने जंग नहीं रोकी बल्कि हमले और तेज किए हैं। रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा और रक्षा ढांचों पर हमले किए हैं। 30 दिनों के युद्ध विराम का प्रस्ताव भी नहीं माना है। अब क्या होगा? ट्रंप ने यूक्रेन को सहायता देने का फैसला किया है। अब ट्रंप ने पेट्रियट मिसाइल देने का फैसला किया है। ये बड़ी जानकारी है।
यूक्रेन में पिछले 100 घंटे रूस की बमबारी जारी। तबाही का सबसे बुरा दौर यूक्रेन झेल रहा है। इतनी तबाही देखकर नाटो देशों में खलबली मची कि रूस का विध्वंसकारी प्रयोग आगे बढ़ा तो यूरोप दहन होना तय। बाल्टिक और नॉर्डिक देश रूस के सबसे पहले टारगेट हैं। इसीलिए रूस ने बाल्टिक में तैनाती बढ़ा दी, जिससे बीच समंदर में नाटो बेस को तबाह किया जाए। इसके लिए टारगेट फिक्स कर लिए गए। बाल्टिक में 2 आइलैंड को टारगेट करने के पीछे रूस की बड़ी रणनीति। दरअसल वो दोनों जगहों पर कब्जा करके नाटो देशों के समुद्री रूट को ब्लॉक करना चाहता है। रूस के प्लान को नाटो ने भांप लिया है। इसके बाद गॉटलैंड पर स्वीडन के बेस पर नाटो डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ बॉर्नहोम की सुरक्षा के लिए डेनमार्क को नाटो हथियार भेज रहा है। यानी अब नाटो का फोकस बाल्टिक की तरफ शिफ्ट हो रहा है। दरअसल नाटो रूस के चक्रव्यूह में फंस रहा है। अगर यूक्रेन से फोकस शिफ्ट हो गया तो रूस आसानी से पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। और अगर बाल्टिक में नाटो घेराबंदी नहीं करता है तो गॉटलैंड और बॉर्नहोम दोनों आइलैंड पर रूस कब्जा कर लेगा। इसके अलावा नाटो देशों पर भी हमला किया जा सकता है। पुतिन ट्रंप की युद्ध विराम पर वार्ता विफल होते ही साफ हो गया था कि अब 2 दुश्मन पुराने रंग में वापस आएंगे और फिर शुरू होगा महाघमासान। अब अमेरिका के पास एक ही रास्ता है कि फिर से अपने आक्रामक तेवर दिखाए और नाटो को संरक्षण देकर यूरोप में दबदबा कायम करे। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को शांति का मसीहा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उनका असली चेहरा सामने आ चुका है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन की सैन्य मदद करते रहेंगे। यूक्रेन को डिफेंस पैकेज की बाकी रकम $3.85 बिलियन दी जाएगी। साथ ही इसे बढ़ाकर $5 बिलियन भी किया जा सकता है। यह फैसला रूस की मिसाइल स्ट्राइक को देखते हुए लिया गया है। ट्रंप को समझ आ चुका है कि अगर दुनिया में बादशाहत कायम रखनी है तो रूस के साथ नहीं बल्कि रूस के खिलाफ अपनी रणनीति बनानी होगी, नहीं तो पुतिन हावी हो सकते हैं। इस बीच रूस ने लॉन्चिंग साइट पर मिसाइल टारगेट को फिक्स करके वॉर रेडी किया हुआ है। रूस हर परिस्थिति के लिए तैयार है। न सिर्फ यूरोप बल्कि यूरोप से बाहर कहीं भी हमला करने के लिए उसके पास ICBM। पुतिन के खेमे में कई ऐसे हथियार हैं जो अमेरिका तक तबाही मचा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और एक और बड़ी खबर मिल रही है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान आया। रूसी हितों की अनदेखी कर रहा वेस्ट। ये पुतिन का कहना है। रूस न रुकेगा न पीछे हटेगा। रूस पश्चिम के बीच हितों की जंग चल रही है। एक रूसी चैनल को इंटरव्यू में ये दरअसल बड़ा बयान पुतिन ने दिया है। और आपको बताते हैं कि पुतिन ने क्या कुछ कहा है। पश्चिम ने रूस की सुरक्षा हितों को नजरअंदाज किया है। सीधे सीधे वेस्ट पर आरोप लगाया है। रूस और पश्चिम के बीच हितों की जंग है। टकराव विचारधारा का नहीं, भू राजनीति का है। पश्चिम देश रूस को अपने नियमों से चलाना चाहता है। रूस पश्चिम के दबाव को पूरी तरह खारिज करता है। आतंकवादियों को माफ करना भगवान का काम है। रूस कभी कमजोर नहीं रहेगा। यूक्रेन की तरफ कभी कमजोर नहीं रहेगा और यूक्रेन पर हमले जारी रहेंगे। ये रूस की तरफ से कहना है, यानी पुतिन का कहना है। और रूस यूक्रेन के किसी इलाके को सलामत नहीं छोड़ना चाहता है। अमेरिका और नेटो से बड़ी मदद मिलने के कयासों के बीच अब रूस ने यूक्रेन के पश्चिमी इलाकों को टारगेट बनाया है। ये वही क्षेत्र हैं जहां से पेलोड के जरिए यूक्रेन तक हथियार पहुंचाए जाते हैं। लवीव और दूसरे इलाकों में रूस ने ड्रोन और मिसाइल से हमला किया। यूक्रेन पर एक ही दिन में 600 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया गया, जिसकी वजह से यूक्रेन में बड़ी तबाही हुई है। एक ही दिन में यूक्रेन के 1000 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई है। यूक्रेन को लाचार बनाने के लिए रूस अब यूक्रेनी ड्रोन सेंटर्स को चुन चुन कर नष्ट कर रहे हैं।
यूक्रेन का पश्चिमी छोर, जिसे युद्ध के दौरान सबसे सुरक्षित माना जाता रहा है, जहां रूसी ड्रोन बहुत कम पहुंचते हैं। जहां मिसाइलों से हमले नहीं होते, रविवार की सुबह रूस ने इसी इलाके को टारगेट बनाया। पश्चिमी यूक्रेन में धमाकों की शुरुआत के साथ ही यह साफ हो गया है कि रूस संपूर्ण यूक्रेन दहन के प्लान पर कायम है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने 620 से अधिक ड्रोन से हमला किया। रूस ने लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमले किए। रूस के हमले में यूक्रेन के 6 नागरिकों की मौत हो गई। अब तक माना जा रहा था कि रूस का कब्जा अभियान उत्तर और पूर्व की तरफ तेजी से चलेगा, लेकिन यूक्रेनी एयर डिफेंस के खात्मे के बाद अब रूस के ड्रोन और मिसाइल पूरे यूक्रेन को क्रॉस करती हुई पश्चिमी इलाकों तक पहुंची। पश्चिमी यूक्रेन वो इलाका है जहां पोलैंड और स्लोवाकिया, रोमानिया जैसे देशों की सीमा है। रूस नहीं चाहता कि इन देशों से यूक्रेन को कोई मदद मिल सके। नाटो की सेना इन सीमा से यूक्रेन में घुस न सके। रूस इस इलाके पर हमले करने से बचता रहा है, क्योंकि यहां हमले के लिए सटीक कैलकुलेशन चाहिए। सेना से जरा सी गलती की वजह से रूसी ड्रोन यूक्रेनी सीमा के पार जा सकते हैं और फिर नाटो से नए विवाद की शुरुआत हो सकती है। रूस के हमले से सबसे अधिक तबाही यूक्रेन के चेर्निवित्सी में हुई है। चेर्निवित्सी रोमानिया की सीमा से बेहद करीब है। चेर्निवित्सी के रिहायशी इलाकों में कई धमाके हुए हैं। रूस के आत्मघाती ड्रोन से यहां रात में धमाकों की शुरुआत हुई। धमाकों के बाद इमारतों में आग लग गई। रिपोर्ट के मुताबिक यहां रूसी KH-101 से भी हमले हुए और मिसाइल क्लस्टर वॉरहेड का इस्तेमाल किया गया। क्लस्टर वॉरहेड की वजह से चेर्निवित्सी में भारी तबाही हुई है। कई इलाके खंडर में तब्दील हो गए हैं। पश्चिमी यूक्रेन के लवीव पर भी हमला किया गया। लवीव में मिसाइलों से भारी तबाही मची। रूसी मिसाइल एक इलेक्ट्रॉन प्लांट पर गिरी। यहां ड्रोन मिसाइल का गाइडेंस सिस्टम बनता था। लवीव में यूक्रेन का एयर डिफेंस खाली हो चुका है। यूक्रेन रूस पर लगातार ड्रोन से पलटवार कर रहा है, इसीलिए अब रूस ने यूक्रेन की ड्रोन शक्ति को खत्म करने का मिशन शुरू किया है। रूस की कोशिश है कि यूक्रेन की ड्रोन वाली ताकत को पूरी तरह से खत्म किया जाए, ताकि यूक्रेन पलटवार करने की स्थिति में न रहे। रूस ने यूक्रेन ड्रोन सेंटर्स की लिस्ट तैयार की है और अब इस्कंदर मिसाइलों से सटीक निशाना लगाकर ड्रोन केंद्र को नष्ट किया जा रहा है। यूक्रेन ने कई जगहों पर ड्रोन सेंटर बनाया हुआ है, जहां से रूस के अलग अलग इलाकों को टारगेट किया जाता है। अब रूस के आत्मघाती ड्रोन एयर डिफेंस खाली होने की वजह से आसानी से इन तमाम सेंटर्स को निशाना बना रहे हैं। और धमाकों के साथ ही यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ऐसा ही अभियान यूक्रेन रडार सेंटर्स के खिलाफ भी चल रहा है, ताकि यूक्रेनी ड्रोन को सही तरह से ऑपरेट न किया जा सके।
एर्दीहीव में यूक्रेनी रडार सेंटर को रूस ने नष्ट कर दिया है। रूसी हमले में यूक्रेन का 36D6 मोबाइल रडार नष्ट हो गया। रूसी ड्रोन में अब एयर ब्रस्ट सिस्टम भी लगाया गया है। फ्रंट लाइन पर यूक्रेन को कमजोर करने के लिए रूस आर्टिलरी को नष्ट कर रहा है। यूक्रेन फ्रंट लाइन पर आर्टिलरी से रूसी सेना को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब रूस ने ड्रोन से आर्टिलरी पोजीशन का पता लगाया है और फाइबर ऑप्टिक ड्रोन से हमले कर रहा है। ड्रोन सेंटर पर हमलों के साथ ही यूक्रेन में मौजूद हथियारों को नष्ट किया जा रहा है। रूसी ड्रोन से हथियार गोदामों को टारगेट किया जा रहा है। इन गोदामों में पश्चिमी देशों से आए हथियारों को रखा गया है। रूस के ताबड़तोड़ प्रहार के बीच हर दिन यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो रही है। यूक्रेन के इंतजाम का एक्शन भी जारी है। कम से कम हमलों में रूस को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। यूक्रेन ने रूस के कोस्तोव ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया है। यहां ड्रोन से हमले के बाद आग लग गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक हमले के बाद से बिजली की सप्लाई भी बंद है। रूसी सैन्य ठिकानों पर हाईमार्स से हमले हुए हैं। फ्रंट लाइन पर रूसी सैनिकों का हथियार चला। हमले में कई रूसी सैनिकों की मौत का दावा है। डोनेस्क में भी यूक्रेन का पलटवार जारी है। यूक्रेनी सेना ने रूस के एक मिसाइल गोदाम को निशाना बनाया है, जिससे रूस की कई मिसाइलें नष्ट हो गई। दोनों सेनाएं निर्णायक दौर के इस जंग में एक दूसरे को मात देने की कोशिश में हैं। अब रूस और यूक्रेन की सेना के लिए हर नया दिन बेहद अहम हो चुका है। यूक्रेन को इस वक्त सबसे अधिक जरूरत एयर डिफेंस की है, ताकि रूसी हमलों को रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और चीन से तनाव के बीच यूएस की बड़ी ड्रिल चल रही। एक और बड़ी खबर, पनामा पुलिस यूएस सेना का बड़ा अभ्यास चल रहा है। ड्रिल में ब्लैक हॉक चीनूक हेलीकॉप्टर। पनामा में चीन के बढ़ते दखल के बीच ये ड्रिल आगे बढ़ रही है। तो पनामा में यूएस की ड्रिल चल रही है और चीन को एक कड़ा संदेश देने की कोशिश है। दरअसल 13 जुलाई से पनामा में ये ड्रिल जारी है, जो हम आपको बता रहे हैं। 2 UH-60 ब्लैक हॉक इसमें शामिल किए गए हैं। ड्रिल में एक चीनूक हेलीकॉप्टर भी शामिल किया गया है। वॉर ड्रिल है। पनामा नहर की सुरक्षा बढ़ाना एक बहुत बड़ा मकसद है। और पनामा ड्रिल क्यों की जा रही है, आपको ये बता दें। नहर पर चीन के बढ़ते दखल को रोकना एक बड़ा मकसद है। ट्रंप का दावा है कि चीन नहर ऑपरेट कर रहा है। चीन इतना दखल दे रहा है कि वो ऑपरेट कर रहा है। नहर से 40% यूएस और 5% वैश्विक व्यापार होता है। इसीलिए यहां पर दखल अच्छा नहीं लग रहा है अमेरिका को। क्षेत्रीय खतरों से निपटने की रणनीति भी बनाई जा रही है अमेरिका की ओर से। और अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया के युद्धाभ्यास से रूस भड़का हुआ है। ट्रंप और उनके सहयोगियों को रूस ने धमकी दे दी है। रूस उत्तर कोरिया के खिलाफ ना करे साजिश, ये लावरोव ने उनका कहना है कि रूस ने उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम का समर्थन किया है। तो क्या रूस और उत्तर कोरिया किसी बड़े मिशन की तैयारी में जुटे हैं? खबर क्या है, सबसे पहले ये देखिए। रूस और उत्तर कोरिया में सैन्य सहयोग बढ़ा है। 3 दिनों के दौरे पर थे रूसी विदेश मंत्री लावरोव। और लावरोव ने क्या कहा, आपको बताते हैं। किम के परमाणु कार्यक्रम को रूस का समर्थन है। परमाणु कार्यक्रम को रूस का सहयोग नहीं। रूस उत्तर कोरिया के खिलाफ साजिश न करे, ये ट्रंप का कहना है। और ईरान इजराइल युद्ध में क्या हो रहा है, आपको बताते हैं। ईरान इजराइल सीजफायर को 3 हफ्ते होने वाले हैं।
मिसाइलें और फाइटर जेट्स की बारूदी वर्षा थम चुकी है, लेकिन ईरान में मोसाद का ऑपरेशन अब भी जारी है। ईरान के टॉप अधिकारी मोसाद एजेंट्स के टारगेट पर हैं, जिसका सबूत तेहरान में खमनई के बेहद करीबी अली तायब की हत्या है। उनके हत्या में मोसाद का हाथ होने का शक भी है। अली तायब की हत्या ईरान में होने वाले कत्लेआम की शुरुआत मानी जा रही है। दावा है कि खमनई की मौत तक ये सिलसिला नहीं रुकेगा। कोई नहीं जानता ईरान में कहां किस गोली पर ईरान के सुप्रीम लीडर का नाम लिखा है। कोई नहीं जानता कब कौन सा ड्रोन ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान की हत्या की वजह बन जाए। इस डर और कयासों की वजह है मोसाद का ऑपरेशन, जो ईरान में अब भी जारी है। ईरान इजराइल युद्ध को समाप्त हुए करीब 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ईरान में मोसाद के एजेंट्स अब भी एक्टिव हैं और घात लगाकर खामनेई के करीबियों की हत्या कर रहे हैं। मोसाद का सबसे लेटेस्ट टारगेट बने हैं ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई के करीबी अली तायब। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि खामनेई के बेहद करीबी अली तायब की रहस्यमयी हालातों में मौत हो गई। इनकी मौत के पीछे मोसाद का हाथ होने का शक। अली तायब ज्यादा चर्चा में नहीं रहते थे, खुफिया तौर पर खामनेई के लिए काम करते थे। सरअल्लाह हेडक्वार्टर में खामनेई के प्रतिनिधि रह चुके थे। कुछ ईरानी रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी मौत 9 जुलाई को हुई, जबकि इसका खुलासा 12 जुलाई को हुआ। दावा किया जा रहा है कि उनकी हत्या तेहरान के चितनगर इलाके में मौजूद इमारत के एक अपार्टमेंट में विस्फोट की खबर सामने आई थी, जिसके 72 घंटे बाद ही अली तायब की मौत का दावा किया जाने लगा। माना जा रहा है कि इस इमारत में विस्फोट के वक्त अली तायब मौजूद थे। अली तायब की मौत को ईरानी सुप्रीम लीडर के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि उन्हें खामनेई की आंख और कान माना जाता था। वो बिना खबरों में रहे खामनेई तक हर सीक्रेट जानकारी पहुंचाते थे। यही वजह है कि उन्हें IRGC के सरअल्लाह हेडक्वार्टर में खामनेई ने लंबे वक्त तक अपने प्रतिनिधि की भूमिका में रखा था। सरअल्लाह IRGC का एक बेहद अहम मुख्यालय है। यहाँ विरोध प्रदर्शनों को कुचलने का काम होता है। सरकार विरोधी लोगों पर नजर रखी जाती है। सरकार विरोधियों के खिलाफ साइबर जंग का केंद्र है। 2009, 2017 और 2019 में सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों को दबाने की पूरी रणनीति इसी हेडक्वार्टर से बनी थी। अली तायब का हस्तक्षेप हर उस जगह था जहां से खामनेई शासन के खिलाफ बगावत हो सकती थी। यही वजह है कि वो मोसाद के प्राइमरी टारगेट्स में से एक थे। लेकिन ये ईरान में होने वाले रक्त चरित्र की महज शुरुआत भर है। 12 दिनों में इजराइल ने ईरान में जोरदार हमले किए, मिसाइलें बरसी, बम बरसे। लेकिन अब मोसाद ने जंग का दूसरा अध्याय शुरू कर दिया है, जो षड्यंत्रों का चक्रव्यूह लेकर आया है। माना जा रहा है कि मोसाद के टारगेट पर ईरान के टॉप लीडर्स हैं। सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई, राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान, खामनेई का बेटा मुश्तबा खामनेई, ईरान के CDS अब्दुल रहीम मुसावी और खामनेई के सलाहकार अली शमखानी इजरायली खुफिया एजेंसी के टारगेट बन सकते हैं। दरअसल मोसाद ईरान में एक बड़ा जाल बना चुका है, जिसका ट्रेलर 12 दिन के युद्ध की शुरुआत में ही देखने को मिला था, जब मोसाद ने IDF की स्ट्राइक के दौरान ईरान के डिफेंस सिस्टम और बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को निष्क्रिय कर दिया था। साथ ही ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर ईरानी जमीन से ही बड़े ड्रोन हमले किए गए थे। दरअसल ईरान में न सिर्फ मोसाद के एजेंट अपनी मजबूत जड़ें जमा चुके हैं, बल्कि उन्होंने ईरान में जगह जगह ड्रोन केंद्र भी स्थापित कर लिए हैं, जो ईरान के लिए बड़ी चुनौती।
ईरान के अंदर एक्टिव मोसाद के ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। 11 जुलाई को तेहरान में एक विशेष ऑपरेशन चलाकर मोसाद के एक और ठिकाने को तबाह किया गया है। ईरानी इंटेलिजेंस वाजा ने तेहरान में मोसाद के ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग ठिकाने का पता लगाया। इस ठिकाने से हाईटेक ड्रोन उपकरण और ड्रोन मिले हैं। इस ठिकाने से जुड़े 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये मोसाद के उसी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग ठिकाने का वीडियो है जिसे ईरानी एजेंसी वाजा ने एक्सपोज किया। एक छोटे से कमरे में ड्रोन बनाने का सामान रखा है। दावा है कि यहाँ हर वो सामान मौजूद है जिसकी जरूरत ड्रोन बनाने के लिए होती है। मोसाद की ये पूरी तैयारी ईरान के टॉप लीडर्स को खत्म करने के लिए थी, जिसमें खामनेई और पेजेश्कियान का नाम भी शामिल है। दरअसल युद्ध के दौरान ही ईरान के सुप्रीम लीडर और राष्ट्रपति इजराइल के टारगेट पर थे। यही वजह है कि खामनेई जहां अंडरग्राउंड हो गए थे, वहीं राष्ट्रपति पेजेश्कियान इजराइल हमले में घायल हो गए थे, जिस बात का खुलासा अब हुआ है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान बाल बाल बचे थे। 16 जून को तेहरान में सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक थी। इस बैठक में राष्ट्रपति पेजेश्कियान भी शामिल थे। इसी दौरान इजराइल ने मिसाइल दागी। हमले में पेजेश्कियान के पैर में चोट आई थी। दावा है कि इजराइल का यह हमला बेहद सटीक था। आईडीएफ के पास टारगेट की बिल्कुल सटीक जानकारी थी। यही वजह है कि इजराइल ने नसरल्ला की तर्ज पर स्ट्राइक कर पेजेश्कियान की हत्या का षड्यंत्र रचा था। दरअसल जिस वक्त हमला हुआ, पेजेश्कियान इमारत के सबसे निचले फ्लोर पर मौजूद थे। इमारत पर कुल 6 बम दागे गए। ये बम इमारत के एंट्री और एग्जिट गेट पर गिराए गए, यानी इमारत से बाहर आने और अंदर जाने का हर रास्ता बंद कर दिया गया। विस्फोट के बाद इमारत की बिजली काट दी गई। हालांकि किसी तरह ईरानी राष्ट्रपति और बाकी लीडर्स सुरक्षित इमारत से बाहर निकल आए। अब ईरान इजराइल के बीच युद्ध खत्म जरूर हो चुका है, लेकिन इजराइल के टारगेट अब भी जिंदा है, जिन्हें खत्म करने का जिम्मा मोसाद का है। लेकिन डर है कि अगर मोसाद अपने मिशन में कामयाब रहा तो उसका जश्न अरब में सबसे बड़ी जंग लेकर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आइए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि जिस वक्त युद्ध विराम को लेकर बातचीत हो रही है, उस वक्त गाजा में रक्तपात शुरू हो गया है। इजरायली सेना ने अब जल, थल और नभ से गाजा पर बारूद बरसाने शुरू कर दिए हैं। गाजा में नए नरसंहार की शुरुआत तब हुई जब गाजा और वेस्ट बैंक को लेकर नेतन्याहू का बड़ा और खतरनाक प्लान सामने आया। सवाल यही है कि नेतन्याहू का ये नया प्लान क्या है? इस प्लान की वजह से गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक में हमले क्यों तेज हो गए हैं? गाजा में इजराइल ने नए सिरे से विध्वंस करना शुरू कर दिया। नेतन्याहू सेना जल, थल और नभ से गाजा में जबरदस्त हमले कर रही है। नेतन्याहू ने अपनी सेना को नया टास्क सौंप दिया है। इसी टास्क को पूरा करने के लिए इजरायली एयरफोर्स जबरदस्त बमबारी कर रही है। गाजा को लेकर नेतन्याहू का क्या प्लान है, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले गाजा में इजराइल किस तरह से तबाही मचा रहा है, ये देखिए। इजरायली एयरफोर्स ने उत्तरी गाजा के बेत हनून में जबरदस्त हमले किए। बेत हनून में हमास के 35 अड्डों को खत्म कर दिया गया। बेत हनून में इजरायली एयरफोर्स ने हमास के अंडरग्राउंड टनल पर जबरदस्त बमबारी की।
इजराइल की बमबारी में हमास से जुड़ी कई इमारतें भी जमींदोज हो गई। मध्य गाजा में इजराइल ने पानी सप्लाई सेंटर को बर्बाद कर दिया। इस हमले में 10 लोग मारे गए। इजराइल की बमबारी में इस्लामिक यूनिवर्सिटी की इमारत को भी नुकसान पहुंचा। इजराइल की बम वर्षा में 24 घंटे के अंदर 110 नागरिकों की जान चली। गाजा में इजराइल के हमले क्यों तेज हुए, अब इसे समझिए। दरअसल नेतन्याहू सीज फायर से पहले गाजा के एक बड़े भूभाग पर कब्जा करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, वेस्ट बैंक में नेतन्याहू करीब 2500 कॉलोनियां बनाना चाहते हैं। फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ के मुताबिक 1352 कॉलोनियां अल खिला इलाके में बनाई जाएंगी। 430 कॉलोनियां रामल्ला के पास बनाने का प्लान है। 150 कॉलोनियां पश्चिमी रामल्ला में, जबकि 407 कॉलोनियां बैतलहम में बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी वेस्ट बैंक में 2339 नई कॉलोनियां बनाने का प्लान। नेतन्याहू ने अपनी सेना को यह टारगेट दिया तो गाजा में इजरायली सेना के जबरदस्त हमले शुरू हो गए। इजराइल के इस ऑपरेशन का मकसद न सिर्फ गाजा की ज्यादातर जमीनों पर कब्जा करना है, बल्कि वेस्ट बैंक में कॉलोनियां बनाना भी है। जिस वक्त गाजा में इजराइल के हमले तेज हो गए हैं, उसी वक्त इजराइल सीज फायर की बात कर रहा है। इजरायली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू अब गाजा में हमले रोकने के लिए हमास के सामने नया प्रस्ताव रखने वाले हैं। इससे पहले इजराइल ने जो प्रस्ताव दिया था उसे हमास ने नकार दिया था। इजराइल एक तरफ युद्ध विराम की बात भले ही कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ नेतन्याहू गाजा में अपने सभी लक्ष्य को पूरा कर लेना चाहते हैं। यही वजह है कि गाजा में हर बीतते दिन के साथ रक्तपात बढ़ता ही जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। एक और बड़ी खबर है, रूस और नेटो देशों में तनाव के बीच बड़ी खबर। फ्रांसीसी सेना प्रमुख जनरल थियरी बर्कयार्ड की बहुत बड़ी चेतावनी आई है। फ्रांस समेत पूरे यूरोप को रूस से बड़ा खतरा है। रूस यूक्रेन में जंग के साथ यूरोप में युद्ध जारी है। और यूरोप के लिए रूस घातक महायुद्ध की दस्तक। रूस यूक्रेन में जंग के साथ यूरोप में भी युद्ध जारी है। फ्रांस समेत पूरे यूरोप को रूस से बड़ा खतरा है। फ्रांस और यूरोप को रूस से दीर्घकालिक खतरा है। फ्रांसीसी सेना प्रमुख जनरल थियरी बर्कयार्ड की ये चेतावनी है। बर्कयार्ड ने कहा है, क्या कहा है आपको बताते हैं। रूस के पास भारी मात्रा में गोला बारूद है। हथियार निर्माण की गति यूरोप से ज्यादा है और रूस को रोकना नेटो के लिए भी मुमकिन नहीं है। रूस के पास घातक और लंबी दूरी की मिसाइलें हैं। नेटो सेना के पास मिसाइलों की कमी है। रूस का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति देश है। और एक और बड़ी खबर, ब्रिटेन पर हमला कर सकता है रूस। रूस और ब्रिटेन में हो सकती है भीषण जंग। ब्रिटेन के पूर्व सेना प्रमुख पैट्रिक सैंडर्स की चेतावनी सामने आई।